सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 में आए हुए संस्कृत प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। अभी इंटरमीडिएट में जो भी आप साइंस हैं, कॉमर्स हैं या आर्ट्स हैं, दो लैंग्वेज सब्जेक्ट, दो भाषा का विषय आपको रखना ही है जो 100 अंक के हैं। हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत, इसी में से बच्चे चुनते हैं। कुछ बच्चों को जिनको अंग्रेजी कठिन लग रही है या उनको परेशानी है, वह हिंदी और संस्कृत रखते हैं। इसलिए कुछ बच्चों का ये डिमांड था कि सर संस्कृत का पेपर जो है बता दीजिए कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे। तो हम आपका जो अभी सेंटअप एग्जामिनेशन का ये पेपर मिला है, इसी को हल करा देते हैं, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि हम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में भी संस्कृत कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं 100 उसको देखेंगे, जिसे परीक्षा में आपको मात्र 50 ही करना होता है, लेकिन हम 100 का हल करके आपको देंगे। यहाँ यह पेपर वही है, इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 जैसा आप लिखा हुआ देख रहे हैं। इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा जिसे हिंदी में लिखा गया है 2021, यह कंपलसरी है, 100 अंक का है। यहाँ यह भी लिखा हुआ है कि IAC, ICOM या IA तीनों के छात्र लैंग्वेज के रूप में संस्कृत रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम। यह निर्देश तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ से जो निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को जो OMR सीट मिलता है, उस OMR सीट में गोला लगभग ब्लैक पेन से कर देंगे, ब्लैक या ब्लू पेन से किया जाता है। ब्लैक ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि जो OMR सीट होता है वह कंप्यूटर से चेक होता है। आइए अब हम इसके प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व क्लास 9th और क्लास 10th से संबंधित जो सिलेबस में पाठ्य पुस्तक है और संस्कृत व्याकरण इंटरमीडिएट तक का है, उसका मैं अध्ययन करा चुका हूँ। इस पत्र का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, तपोवने ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवासव दत्तम नाटक के किस अंक से संकलित है। आपने पुस्तक पढ़ा है और उसमें लिखा गया है कि तपोवने ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवासव दत्तम पुस्तक है, उस नाटक के किस अंक से संकलित है। इसका ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम। हमारा सही उत्तर क्या है? प्रथम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रतिनिवृत्तः की व्युत्पत्ति है। 4 ऑप्शन है, प्रति, धन्नी, धनवृत्त, धनकतः, प्रतिनिवृत्त, धनकतः, प्रतिनिधनवृत्त, धनतः और प्रतिधन्निधनवृत्तः। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रति उपसर्ग पूर्वक। प्रति उपसर्ग पूर्वक नी धातु में वृत्त योग होगा और कतः प्रत्यय के योग से बनता है प्रतिनिवृत्त। प्रति, धन्नी, धनवृत्त, धन, कतः, यही सही है। तीसरा प्रश्न है हमारा, कर्तव्यम। कर्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? और कर्तव्यम में जो है ऑप्शन है तव्यम, अनियर, तव्यत और सानच। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय है। कर्तव्यम में कौन प्रत्यय है? तव्यत, यानी हमारा सी ऑप्शन जो है सही है। चौथे प्रश्न में आ जाते हैं। यह कहता है अवलोक्य। अवलोक्य में कौन सा प्रत्यय है? दिया है कत्वा, ल्यप, ल्यूट और यत। तो हमारा सही उत्तर होगा अवलोक्य में ल्यप प्रत्यय है, यानी जो बी ऑप्शन है हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। और 5 कहता है, जानवी नदी में स्नान करने के लिए कौन गए थे? जानवी नदी में स्नान करने के लिए कौन गए थे? 4 ऑप्शन है, चंद्रायण, सालंकायन, सूर्यायण और वादरायण। तो हमारा सही उत्तर होगा सालंकायन।
यानी सी ऑप्शन जो है सही है। 6 प्रश्न है हमारा, उपनेता में कौन सा प्रत्यय है? उपनेता में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है तल, ता, ड़बुल और त्रिच। तो इसमें होगा त्रिच प्रत्यय। उपनेता, उपनेत्री से बना उपनेता, उप धन निधन त्रिच, उप उपसर्ग पूर्वक, नी धातु में जब त्रिच प्रत्यय लगेगा तो बनेगा उपनेता। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि ओजोन परत के क्षरण का कारण है क्या? ऑप्शन दिया है वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रदूषण, अत्यधिक वर्षा और वन रक्षण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। प्रश्न संख्या 8 है, सेनो अपि में कौन सी संधि है? सेनो अपि, तो यहां हो जाता है सेनः धन अपि, स्वर संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि और विसर्ग संधि। ये 4 ऑप्शन है, हमारा सही उत्तर होगा पररूप संधि। 8 नहीं, सेनः धन अपि, सेनः धन अपि जो है, सेनः धन अपि में हो जाएगा पूर्व रूप संधि, क्योंकि विसर्ग है और विसर्ग के बाद जो अ होता है वह अर्ध अ का रूप धारण कर लेता है, पूर्व रूप संधि होगी। सेनु अपि में संधि होगी पूर्व रूप संधि। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 9 में, और 9 कहता है कि प्लवंगमः, प्लवंगमः का क्या अर्थ है? ऑप्शन है वायु, भ्रमर, मेघ और बंदर। तो प्लवंगमः शब्द का अर्थ होता है बंदर। प्लवंगमः मीन्स क्या होगा? बंदर, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। बंदर भी होता है और मेढक भी होता है, प्लवंगमः मीन्स। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि वर्षा काल में भ्रमरों के गुंजन से उत्पन्न हो रहा है क्या मृदंग का नाद, ताल, वीणा की ध्वनि या कंठ स्वर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदंग का नाद, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11, और प्रश्न संख्या 11 कहता है कि सत्री प्रत्यय युक्त पद है, यानी सत्री प्रत्यय युक्त पद कौन है? 4 ऑप्शन है, विलंबमानः, समुद्वहन्तः, आघ्राय, अवधूतम। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्वहन्तः, यानी बी ऑप्शन जो है सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 12 पर, और कहता है कि वर्षा वर्णनम पाठ में किस पर्वत का उल्लेख है? ऑप्शन है सुमेरु, कैलाश, गंधमादन और माल्यवान। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा माल्यवान, यानी डी ऑप्शन जो है सही है। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13, और 13 कहता है कि वसंत सेना की हत्या का आरोप किस पर लगता है? ऑप्शन है सकार, वीरक, चारुदत्त और चंदनक। तो सही उत्तर हो जाएगा चारुदत्त। वसंत सेना की हत्या का आरोप किस पर लगता है? चारुदत्त पर। प्रश्न संख्या हम आ गए 14 में, यह कहता है कि अनपेक्षितः में कौन सा समास है? ऑप्शन है अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि और नए समास। सही उत्तर होगा नए समास, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15, और ये कहता है कि अस्मद शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप है। ये तो आप जानते ही हैं, अस्मद में चलता अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मया, यानी बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 16 भी एकदम आसान है। 10 कुमार चरितम के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दंडी, बाणभट्ट, सुबंधु और भारवी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंडी, ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। 10 कुमार चरितम के रचयिता आचार्य दंडी हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 17 पर। यह कहता है कि शोकाकुलः में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण और दीर्घ। तो शोक धन आकुल होता है, यहाँ अ से आवर्ण की संधि हो रही है, मीन्स यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। डी ऑप्शन सही है।
फिर हम आ गए अयादि संधि का उदाहरण है, और अयादि के बारे में हम जानते हैं होता क्या है, एचो अयवायावः। तो यहाँ दिया है इत्यादि नरेशः शयनम और जलौघः। तो अयादि संधि का सही उदाहरण क्या हो जाएगा, शयनम, से धन अनम, अय हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ जो है अयादि संधि का सही उदाहरण क्या है, शयनम। ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19, संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुष हैं। संस्कृत व्याकरण में कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा सही है एकदम। ये तो आसान सवाल है। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि मंडन मिश्र का साक्षात्कार किसके साथ हुआ था। ऑप्शन है शंकराचार्य, याज्ञवल्क, उदयनाचार्य और भास्कराचार्य। सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। मंडन मिश्र का साक्षात्कार हुआ था शंकराचार्य के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं हम, आगे आ गए प्रश्न संख्या 21 पर, और 21 कहता है कि न्याय सूत्र के रचयिता हैं कौन। न्याय सूत्र के रचयिता कौन हैं, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 21 का गौतम, कपिल, ईश्वर कृष्ण और अनंग भट्ट। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, न्याय सूत्र के रचयिता हैं गौतम। प्रश्न संख्या 22 है, बिहार के किस राजा ने संस्कृत विद्वानों को संरक्षण दिया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, राजा जनक, अशोक और हर्ष। तो सही उत्तर होगा राजा जनक, यानी 22 का बी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 23 में, और 23 कहता है कि ह का उच्चारण स्थान क्या है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तालु, कंठ, दंत और ओष्ठ 4 ऑप्शन है, लेकिन सही क्या होगा, कंठ होगा। फिर आ गए प्रश्न संख्या 24, आ, ऐ, औ को क्या कहते हैं। वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो हमारा सही उत्तर होगा वृद्धि संधि। आ, ऐ और औ जहाँ होता है वहाँ होती है वृद्धि स्वर संधि। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 25। हम अभी जो है इस पेपर में दिए गए 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। परीक्षा में जब हमको करना होगा तो OMR शीट में आप मात्र 50 प्रश्नों का ही उत्तर कलर करेंगे, जो आपको आसान लगेगा। प्रश्न संख्या 25 है, पठ धातु लिरिट लाकार मीन्स भविष्यत काल मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। लिखा पठिष्यति, पठिष्यसि, पठामि और पठसि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पठिष्यसि। मध्यम पुरुष एक वचन लिट लाकार, पठिष्यसि। 26 में आ गए हम, कहता है कि अस धातु के लंग लाकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। ऑप्शन है अस्ति, आसेत, संतु और अस्तः। तो क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, आसेत, यानी 26 का बी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए कहाँ, प्रश्न संख्या 27 में, और 27 कहता है कि आपद गतम, आपद गतम न च जहात, यह पद्यांश किस पाठ से उद्धृत है। 27 का ऑप्शन है व्यायामः, परोपकारः, वर्षावर्णनम और दिलीप वर्णनम। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा परोपकारः। किस पाठ से है, परोपकारः पाठ से है, जहां लिखा गया आपद गतम च न जहाति। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि अग्निमित्र किस वंश का राजा था। ऑप्शन है हमारा 28 का प्रतिहार वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। तो अग्निमित्र किस वंश का राजा था, शुंग वंश का। ये हमारा सही उत्तर है डी। और फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 29 पर, और 29 कहता है कि अयम मेन पादरजसा पितुल्यः। ऐसा किसने कहा।
ऑप्शन है राजा, परिव्राजिका, गणदासः, हरदत्तः। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गणदासः। किसने कहा? गणदासः ने। प्रश्न संख्या 30 पर आ जाते हैं। कहता है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन है पंचमी, द्वितीया, चतुर्थी और तृतीया। तो हमारा सही उत्तर यहाँ भी सी होगा और हो जाएगा चतुर्थी। सूत्र ही होता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट्ट योगाच चतुर्थी। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 31 में, और 31 कह रहा है कि सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है 1894 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1886 ईस्वी और 1993 ईस्वी। तो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? बी ऑप्शन सही है, 1893 ईस्वी। अब आ गए हम 32 कहता है कि मानवाह नाम सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा सृष्टि है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है या उद्धृत है? ऑप्शन है परोपकारः, उद्भिज परिषद, वर्षा वर्णनम और पर्यावरण संरक्षण। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ भी सही है। और किस पाठ से है यह? उद्भिज परिषद से। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 33 में, और 33 कहता है कि उद्भिज परिषद के लेखक को बचपन में किसका व्यसन था? यानी किस चीज की आदत थी? ऑप्शन है प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन, व्यायाम, अध्ययन और शिक्षण। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन। प्रश्न संख्या 34 में आ जाते हैं, और प्रश्न संख्या 34 कहता है कि स्वतंत्र, इसके बाद रिक्त दे दिया, में उपयुक्त पद चुनकर भरें। अब ऑप्शन दिया है कि क्या भरेंगे आप? करणम, कर्मम, कर्ता और संप्रदानम। तो हमारा सी ऑप्शन सही है और होता है स्वतंत्र कर्ता। अब इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं और प्रश्न संख्या 35 में आ गए हम। 35 कहता है कि चंदन दास कहाँ का श्रेष्ठी था? माने बनिया था। चंदन दास कहाँ का श्रेष्ठी था? ऑप्शन है राजगृह, मिथिला, पाटलिपुत्र और नालंदा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र का श्रेष्ठी था। चंदन दास कहाँ का श्रेष्ठी था? पाटलिपुत्र का। प्रश्न संख्या 36 में आ जाते हैं, रिक्त स्थान वधिरः में उपयुक्त पद चुन कर भरें। अब कह रहा है कि कर्ण शब्द में कौन विभक्ति लगेगी? नहीं, इसके लिए हम लोग येनांग विकार कारक प्रकरण में सूत्र पढ़ा है। इसके लिए हम लोगों ने येनांग विकार, इसका ऑप्शन है ए कर्णयोः, कर्णेन, कर्णया, कर्णौ। तो येनांग विकार तृतीया, तो कर्ण शब्द का तृतीया में क्या हो जाएगा? कर्णेन, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्णेन। 37 प्रश्न है, गात्रम का अर्थ है, गात्रम शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सौंदर्य, शरीर, पात्र और अंग। तो बी ऑप्शन इसका भी सही है और सही उत्तर क्या हो जाएगा? शरीर। यानी गात्रम का क्या अर्थ है? शरीर। गात्रम शब्द का अर्थ है शरीर। अब हम प्रश्न संख्या 38 में आ गए। यह कहता है कि शास्त्रकारों ने कितने ऋण बताए हैं? शास्त्रकारों ने कितने ऋण बताए हैं? ऑप्शन है 5, 7, 2 और 4। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 5। 5 ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। प्रश्न संख्या 39, रघुवंश महाकाव्य से कौन सा पाठ संकलित है? ऑप्शन है न्यायालय दृश्यम, परोपकारः, व्यायामः, दिलीप वर्णनम। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, दिलीप वर्णनम। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 40।
40 कहता है कि वरुण ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किसे दिया? वरुण ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किसे दिया? ऑप्शन है ए आरुणि को, भृगु को, अश्विनी को और देवों को। तो सही उत्तर होगा भृगु को, यानी 40 का बी, 40 का बी ऑप्शन सही है, भृगु को आंसर होगा। प्रश्न संख्या 41 कहता है कि पठेम पद किस लकार का है? लृट लाकार, लोट लाकार, विधिलिंग लाकार और लंग लाकार। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा विधिलिंग लकार। चलता है उसमें एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। प्रश्न संख्या 42 कहता है कि अनुगंगम में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है इसका तत्पुरुषः, बहुव्रीहि, अव्ययी भावः, कर्मधारयः। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा अव्ययी भावः। अनुगंगम, गंगाया समीपम, इसका क्या हो जाता है? विग्रह हो जाता है, अव्ययी भाव। इसको जान लिया हम, इसका ऑप्शन सी जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। 43 कहता है नील कमलम। नील कमलम किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुषः, कर्मधारयः, बहुव्रीहि, द्वंद्वः। 43 का सही उत्तर हो जाएगा कर्मधारय, यानी हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। फिर 44 कहता है कविषु में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन है पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और चतुर्थी। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है, कविषु में कौन विभक्ति है? सप्तमी। फिर आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 45 कहता है कि कर्म कारक में विभक्ति होती है द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया और पंचमी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। प्रश्न संख्या 46 कहता है कि अध्याहार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है अ, अध्य, अध्या और अधि। तो हमारा जो डी ऑप्शन है यह सही है, डी, अधि। अध्याहार में उपसर्ग है अधि। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 47 और 47 कहता है कि आनयति, आनयति में कौन धातु है? आनयति में कौन धातु है? यहाँ ऑप्शन दिया है ने, नय, आनय और नी। तो हमारा उत्तर होगा डी, नी धातु है। आनयति में नी धातु है, आनयति मीन्स लाता है। प्रश्न संख्या 48 कहता है सा और रिक्त स्थान दे दिया फलानि खादति। सा के बाद रिक्त स्थान है फलानि खादति में रिक्त स्थान में उपयुक्त पद चुनकर भरें। ऑप्शन दिया है त्रीन, त्रयः, तिस्रः और त्रीणि। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा डी, त्रीणि। सा त्रीणि फलानि खादति। त्रीणि क्यों होगा? क्योंकि फल शब्द जो है नपुंसक लिंग है, फलम, फले, फलानि। और यहाँ 3 का भी नपुंसक लिंग में हो जाता है त्रीणि। आगे देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 49 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अनुनासिक है? निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अनुनासिक है? च, छ, ज और य। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है, डी ऑप्शन इसका सही है, यम गणनम नासिका च, यानी अनुनासिक क्या है? य है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 50 पर, और ये कहता है कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है महेशः, महेश्वरः, महेश्वर्यम और महिषः। हमारा सी ऑप्शन सही है, महेश्वर्यम। वृद्धि संधि का उदाहरण है महेश्वर्यम। प्रश्न संख्या 51 में आ गए। 51 कहता है कि पतंजलि का संधि विच्छेद है। पतंजलि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है पत धनंजलि, पतन धनजलि, पतत धन अंजलि और डी ऑप्शन है पतः धन अंजलि। तो हमारा सही उत्तर है ए, पत धन अंजलि, पतंजलि। फिर है 52 प्रश्न, पश्यन्तु में कौन धातु है?
ऑप्शन है पस, पस, दृश्य और द्रस। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा सी, दृश्य धातु है। पश्यंतु में कौन धातु है? दृश्य धातु है। हमारा सही उत्तर सी होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, प्रश्न संख्या 53। 53 कहता है कि दा धातु लट लाकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? ध्यान देंगे, लट लाकार है, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष द्विवचन, कहाँ चलता है? ती, तह। तो ऐसे ही दा धातु का भी आपको बनाना है। यहाँ ऑप्शन दिया है दत्तः, दत्थः, दद्वः और डी दे दिया दद्मः। तो यहाँ 53 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दत्तः, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा सही है, दत्तः। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 54 पर और कहता है कि कर्तृवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन दे दिया प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। हमारा सही उत्तर होगा प्रथमा। कर्तृवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। इसके लिए सूत्र भी है उक्ते कर्मणि प्रथमा। कारक प्रकरण का अध्ययन करेंगे आप। मैं संपूर्ण कारक प्रकरण आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ा दिया हूं, उसे आप देख लें, अवश्य लाभकारी होगा आपके परीक्षा के लिए। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 55 पर। 55 कहता है कि ब्रह्मानंदवल्ली किस उपनिषद का विभाग है? पुस्तक से आपके ब्रह्मानंदवल्ली किस उपनिषद का विभाग है? ऑप्शन है केनोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और तैतरीयोपनिषद। हमारा सही उत्तर है तैतरीयोपनिषद। 56 कहता है कि जातम में कौन धातु है? जा, जात, जन और जायत। तो हमारा सही उत्तर सी ऑप्शन होगा, जन धातु है। जातम में कौन धातु है? जन धातु है। सी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न संख्या 57 पर आ जाते हैं। 57 कहता है कि विदित्वा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है त्वा, इत्वा, कत्वा और कत। तो सही उत्तर सी ऑप्शन है इसका, कत्वा। विदित्वा में कौन प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 58 पर आ जाते हैं। कहता है कि मनसः में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या पंचमी। तो हमारे 58 का सही उत्तर हो जाएगा पंचमी। मनसः में कौन विभक्ति है? पंचमी। मनसः शब्द में विभक्ति है पंचमी। डी ऑप्शन सही है। अब हम आ गए कहाँ? प्रश्न संख्या 59 में। और 59 कहता है कि निस्संदेह, निस्संदेह में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, विसर्ग और पररूप। तो इसमें हमारा जो है सी ऑप्शन सही है, विसर्ग संधि है। निह धन संदेह, निस्संदेह होता है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 60 में। कहता है कि किम शब्द, किम शब्द पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। किम शब्द पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा भाई? कस्यै, कस्मय, कैह और कस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्मय, यानी 60 का बी ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए कहाँ? 61 में। 61 कहता है कि निरुक्त को क्या कहते हैं? निरुक्त को क्या कहते हैं? उच्चारण विज्ञान, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान या खगोल विज्ञान। तो 61 का सही उत्तर बी होगा और वह होगा पद विज्ञान, शब्द विज्ञान, निरुक्त शब्द शास्त्र। 62 निम्नलिखित में कौन वाल्मीकि द्वारा रचित है? वाल्मीकि की रचना पूछ रहा है। रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, 4 ऑप्शन दिया है। तो महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा? रामायण। इसका ए ऑप्शन सही है। 62 का ए ऑप्शन सही है। फिर हम आ गए 63 में और कहता है कि भामिनी विलास के रचयिता कौन हैं? भामिनी विलास के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है जगन्नाथ, विश्वनाथ, गणनाथ और केदारनाथ। तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 64 कहता है कि वसंत सेना है एक, क्या है? ऑप्शन दिया ब्राह्मणी, राजकुमारी, गणिका और दासी। तो हमारा सही उत्तर सी होगा। सी ऑप्शन में क्या है? गणिका।
वसंत सेना एक क्या थी? गणिका थी। तो 64 का सी सही है। फिर हम आ गए प्रश्न संख्या 65 पर, और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 10 कुमार चरितम का खंड नहीं है? ऑप्शन दिया है पूर्व पीठिका, मध्य भाग, उत्तर पीठिका और पूर्व मीमांसा। तो सही उत्तर इसका क्या है? डी, पूर्व मीमांसा। ये 10 कुमार चरितम का खंड नहीं है, वह पूर्व पीठिका, मध्य भाग, उत्तर पीठिका में ही है 10 कुमार चरितम। प्रश्न संख्या 66 कहता है कि ब्रह्म का व्यवहारिक उपदेश तैतरीयोपनिषद की किस वल्ली में है? ऑप्शन भृगुवल्ली, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, भृगुवल्ली। ब्रह्म का व्यवहारिक उपदेश तैतरीयोपनिषद के भृगुवल्ली में है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 67 पर। ये कहता है कि रघुवंश महाकाव्य कितने सर्गों में निबद्ध है? यानी रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? लिखा है एकदम, जहाँ आपका पाठ आरंभ हो रहा है वहीं लिखा है। यहाँ ऑप्शन भी दिया 18, 19, 20, 17। हमारा बी ऑप्शन सही है, 19 है। रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 19। रघुवंशम महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 19। 68 प्रश्न है, कहता है ब्रह्मचारी तपोवन में किस समय आता है? ऑप्शन है प्रातः काल में, मध्याह्न में, सायं काल में या रात्रि में। तो हमारा सही उत्तर होगा मध्याह्न में, यानी दोपहर में। ब्रह्मचारी तपोवन में किस समय में आता है? मध्याह्न में, दोपहर में। फिर हम आ गए कहाँ? प्रश्न संख्या 69 पर। कहता है सम्माननीयाः साधवः पूजनीया गुरवः अस्तुत्याः देवाः, यह उक्ति किस पाठ से उद्धृत है? यानी किस पाठ में यह बात जो है लिखी गई है? अब दिया है यहाँ पाठ का नाम आपके पुस्तक का, श्रेयस्करी स्वस्थिति, न्यायालय दृश्यम, सोमदत्त प्राप्ति कथा, चाणक्य चंदन दासयोः संवादः। तो इसका ए ऑप्शन सही है, श्रेयस्करी स्वस्थिति है। श्रेयस्करी स्वस्थिति जो पाठ है आपके पुस्तक का, उसमें सम्माननीय साधवा पूजनीय गुरुवा स्तुत्याः देवा लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। 70 प्रश्न है, यह कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे होगा? अत्यधिक उपयोग से, संयमित उपयोग से, भाषण देने से या उत्खनन से? संयमित उपयोग से। जब हम संयमित उपयोग करेंगे तब प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा? संरक्षण होगा। आगे अब 71 को देखते हैं। हम सभी 100 प्रश्नों का आपको हल बता देते हैं, सही उत्तर बता देते हैं, जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंटरमीडिएट जो सेंटअप एग्जामिनेशन है, यह प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट जो एग्जामिनेशन होता है आपका इंटर का, बोर्ड का, उसमें भी कुछ प्रश्न इससे उठा करके पूछ देता है। और भी हम आपके लिए देखेंगे जो उपयुक्त ऑब्जेक्टिव होगा गेस करके, वह हम अपने इंटरमीडिएट के छात्रों को अवश्य पुस्तक से प्रदान करेंगे। व्याकरण तो लगभग मैंने पढ़ा दिया है। आप इस चैनल पर नए हैं, अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। 71 कहता है कि वर्षा काल में कौन अपने देश की ओर जाते हैं? ए ऑप्शन है बगुले, मोर, बंदर और प्रवासी व्यक्ति। तो वर्षा काल में कौन अपने देश की ओर जाते हैं? प्रवासी व्यक्ति, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। 72 कहता है कि निर्मल ज्योत्सनो राहुणा ग्रस्यते शशि, यह पद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? सोमदत्त प्राप्ति कथा, न्यायालय दृश्यम, नित्य शिक्षकयोः विवाहः, चाणक्य चंदन दासयोः संवादः। तो न्यायालय दृश्यम बी ऑप्शन सही है इसका। बी न्यायालय दृश्यम जो पाठ है उस पाठ में यह लिखा गया है। निर्मल ज्योत्सनो राहुणा ग्रस्यते शशि, 72 का बी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 पर, और ये कहता है कि बृहदारण्यकोपनिषद के किस अध्याय में राजा जनक की सभा का वर्णन है? जो बृहदारण्यकोपनिषद है उस उपनिषद के किस अध्याय में राजा जनक के सभा का वर्णन है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सही उत्तर होगा तृतीय, यानी तृतीय अध्याय में राजा जनक की सभा का वर्णन है।
आसान प्रश्न एकदम 74 कहता है कि मिथिला का दूसरा नाम है क्या? वैशाली, मगध, विदेह, पांचाल। तो हमारा सही उत्तर होगा विदेह। मिथिला का दूसरा नाम क्या है? विदेह। मिथिलेश कुमारी सीता को कहा गया, विदेह कुमारी भी कहा गया है। आगे 75 प्रश्न देखते हैं। यह कहता है कि विपत्ति पड़ने पर कौन साथ नहीं छोड़ता? विपत्ति पड़ने पर कौन साथ नहीं छोड़ता? सच्चा मित्र, स्वभाव, सत्पुरुष और कायर। सच्चा मित्र, यानी 75 का जो है ए ऑप्शन सही है, सच्चा मित्र। 76 कहता है कि सर्वधर्म सम्मेलन में ईश्वरवादी कौन थे? ऑप्शन है प्रताप चंद्र, नागरकर, धर्मपाल, कार्डिनल गिब्स। तो यहाँ सही उत्तर होगा नागरकर। सर्वधर्म सम्मेलन में ईश्वरवादी थे नागरकर। आगे बढ़ते हैं आप प्रश्न संख्या 77 पर, और 77 कहता है कि निरंतर साथ रहने के कारण कौन अश्वत्थ की भाषा समझने में समर्थ थे? ऑप्शन है वृक्ष, पक्षी, नदी और पर्वत। ए ऑप्शन हमारा सही है वृक्ष। निरंतर साथ रहने के कारण कौन अश्वत्थ की भाषा समझने में समर्थ थे? वृक्ष। वृक्ष उस भाषा को समझते थे। 78 कहता है कि गात्राणाम सुविभक्तता रिक्त संभवति। रिक्त स्थान में उपयुक्त पद चुन करके भरें। ऑप्शन है आपका परिश्रमेण, आलस्येन, रोगेण, व्यायामेन। और सही उत्तर आपका डी ही है, व्यायामेन। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 79 पर। 79 कहता है कि साहित्य के अनुशीलन से किस ऋण का शोधन होता है? साहित्य के अनुशीलन से किस ऋण का शोधन होता है? ऑप्शन है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और भूत ऋण। तो यहाँ ऋषि ऋण होगा। साहित्य के अनुशीलन से किस ऋण का शोधन होता है? ऋषि ऋण का। राजा दिलीप की शक्ति का फल क्या है? मौन, क्षमा, आत्म प्रशंसा और त्याग। तो सही उत्तर डी है त्याग। राजा दिलीप की शक्ति का फल क्या है? त्याग। आगे अब हम आ गए प्रश्न संख्या 81 में, और 81 कहता है कि रिक्त स्थान ब्रह्म विजिज्ञासस्व में उचित पद चुनकर लिखें। ब्रह्म विजिज्ञासस्व में उचित पद चुनकर लिखें। ऑप्शन है मनसा, ब्रह्मणा, तपसा और ज्ञानेन। 81। तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा तपसा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है, तपसा। प्रश्न संख्या 82 कहता है कि नृत्यति प्रतिगृहम सरस्वती। यह पद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? ऑप्शन है नित्य शिक्षक यो विवाद, श्रेयस्करी स्वयं स्थिति, ज्ञान सागर, बिहारस्य संस्कृत परंपरा। तो डी ऑप्शन इसका सही है, बिहारस्य संस्कृत परंपरा। नृत्यति प्रतिगृहम सरस्वती, यह पद्यांश किस पाठ से है? बिहारस्य संस्कृत परंपरा से है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। 83 कहता है कि कैरवचक्रवालम, कैरवचक्रवालम का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कमल समूह, कुमुदिनियों का समूह, रथ चक्र वलय और फिर देता है चक्रों का समूह। तो इसका बी ऑप्शन सही है, कुमुदिनियों का समूह। कैरव चक्रवालम का अर्थ होता है कुमुदिनियों का समूह। प्रश्न संख्या 84 कहता है कि सेधन अनम में संधि होकर रूप बनेगा। ऑप्शन है शयनम, शयनम, सेनम और सायनम। तो 84 का जो है बी ऑप्शन सही है, और क्या हो जाएगा? शयनम। सेधन अनम बराबर शयनम। कौन संधि हो रही है यहाँ? अयादि स्वर संधि। फिर यहाँ आ गया एचो अयवायावह, ये अयादि ही है। एचो अयवायावह सूत्र किस संधि का विधान करता है? तो अभी बताए ही हम, अयादि स्वर संधि का करता है। सी ऑप्शन इसका सही है।
फिर कहता है कि दीर्घ संधि का उदाहरण है कौन? ऑप्शन है मुनीश्वरः, गायकः, गुरुवत्र और नमस्करोति। तो इसका ए ऑप्शन सही है, मुनीश्वरः। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 87 में। कहता है 87 की त्रिलोकी में कौन सा समास है? त्रिलोकी, ध्यान दें आप, समास का अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो इसका ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव। तो त्रिलोकी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि संख्या पूर्वे द्विगु, त्रिलोकी, त्रि माने तीन होता है, और जिस पद के आगे में क्या आ जाएगा? कोई संख्यावाची शब्द आ जाएगा, वहाँ द्विगु समास होता है। अब हम प्रश्न संख्या 88 में आ गए। 88 कहता है रिक्त स्थान पत्राणि पतन्ति में उचित पद चुन करके भरे वृक्षेण, वृक्षाय, वृक्षयोः, वृक्षात। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ध्रुवम पाय्यापादानम, जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, और वृक्ष शब्द का पंचमी में क्या हो जाएगा? वृक्षात हो जाएगा। इसलिए 88 का डी ऑप्शन वृक्षात सही है। फिर हम अब आ गए 89 में। 89 कहता है कि त्वम किस शब्द का रूप है? एकदम आसान है, अस्मद, युष्मद, युवम या अस्माकम। तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा बी, युष्मद। त्वम जो है युष्मद का है, अस्मद में क्या चलता है? अहम, अवाम, वयम चलने लगता है। प्रश्न संख्या 90 कहता है कि क्रिया के संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? इसके लिए पढ़ायाम कारक प्रकरण में आपको क्रिया संपादक कर्ता, तो क्रिया संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। इसमें ऑप्शन है करण, कर्म, कर्ता और संप्रदान, लेकिन 90 का हमारा सही उत्तर सी होगा। क्या होगा? कर्ता। फिर हम आ गए 91 में। 91 कहता है कि समया के योग, समया में कौन सी विभक्ति होती है? समया निक्साय भी पढ़ाए हैं, कारक प्रकरण का ही है यह। इसका ऑप्शन है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। तो इसमें विभक्ति लगेगी द्वितीया। समया के योग में कौन विभक्ति होती है? द्वितीया। प्रश्न संख्या 92 कहता है कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ। तो डी ऑप्शन सही है, ओष्ठ। पढ़े भी हैं हम लोग उच्चारण स्थान में, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ है, ओष्ठ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 में। 93 कहता है कि कुरवन में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है सानच, सत्री, कत्वा और तुमुन। तो यहाँ सही उत्तर होगा सत्री। कुरवन में कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। आगे प्रश्न संख्या 94 है। यह कहता है कि भूयो अपि में कौन सी संधि है? भूयो अपि में कौन सी संधि है? ऑप्शन है व्यंजन, विसर्ग, पूर्व रूप या पर रूप। तो सही उत्तर होगा सी, पूर्व रूप संधि है। भू अपि में संधि होती है पूर्व रूप। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95। 95 कहता है कि धर्म्यः, धर्म्यः की व्युत्पत्ति है। ऑप्शन है धर्म धन ण्यत, धर्म धन एयत, धर्म धन क्यप और धर्म धन ल्यप। तो क्या हो जाएगा? यहाँ धर्म में ण्यत प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा धर्म्यः, यानी 95 का ए ऑप्शन सही है। 96 कहता है अद्रिराजः, अद्रिराजः में कौन सा समास है? अद्रिराजः में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष। अद्रिराजः में समास है षष्ठी तत्पुरुष समास। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 97 पर, और यह कहता है कि केम पुल्लिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। केम पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? ए है
कस्याः, कस्मात्, केषु और कस्मिन्। तो यहाँ कस्मात्, बी ऑप्शन सही है। किम शब्द पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा कस्मात्। प्रश्न संख्या 98 में आ जाते हैं। ये कहता है क्रीड़ाति में कौन सा धातु है? क्री, क्री, क्रीण और क्रय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्री। क्रीड़ाति माने खरीदता है, क्री धातु से बनता है। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 99 पर, और 99 कहता है हमारा कि फल शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? फलाह, फले, फलानि और फलानि। तो फल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में फल का शब्द रूप कैसे चलता है? फलम, फले, फलानि। तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? फलानि। यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। जितने भी नपुंसक लिंग पद हैं, शब्द हैं, सबका शब्द रूप ऐसे ही चलता है। प्रश्न संख्या 100 है। बालकैः किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। ये भी बहुत आसान है। बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। यानी तृतीया बहुवचन में बालक का शब्द रूप क्या हो जाता है? बालकैः। बालकैः किस विभक्ति का रूप है? तृतीया विभक्ति का। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने 100 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। अब खंड ब जो है विषयनिष्ठ है, और इसका भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जो है एक वीडियो बना करके प्रदान कर दूं, जिससे हमारे बच्चे जहां भी हैं वह जो है पढ़ें और ज्ञान अर्जित कर सकें। आपके संपर्क में जितने 9th-10th के बच्चे हैं उन्हें भी अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को कहें। आप स्वयं कर लें। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव जितना उपयुक्त है उसका भी मैं वीडियो बना करके आपको प्रदान परीक्षा से पहले कर दूं। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।